गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने YouTube चैनल इजी मैथ बाय कौशल में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रियल नंबर का डिस्कस कर रहे थे, वास्तविक संख्या का, और एक चैप्टर शायद हम कंप्लीट कर चुके हैं वास्तविक संख्या का। तो आज का जो नया टॉपिक होगा हमारा वो होगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय से संबंधित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना, दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी का अगला लेसन है वास्तविक संख्या में जो 1.2 है वो आपसे हिसाब बनने लगेगा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे चैनल पे पीछे का जो क्लास है वो अपलोड हो चुका है, तो उसको जाकर पहले देख लें और उसको देखने के बाद तब जाकर के इसको पढ़ेंगे तो बेहतर होगा और बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। इसलिए प्रत्येक दिन जो वीडियो अपलोड होता जाएगा उस वीडियो को आप देखते जाएं और पीछे का जब रिकवर रहेगा तो आगे का जो टॉपिक होगा वो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो हम अब शुरू करेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, और इसमें देखेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय में क्या क्या है और इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज लगभग हम इस तीनों टॉपिक पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बचपन वाली बात याद करनी होगी, जिसमें हम लोग बचपन में अभाज्य गुणनखंड जो पढ़ते थे वही सब यहाँ पर भी है, और उसी अभाज्य गुणनखंड को अलग अलग टॉपिक बना करके नाम दे दिया गया है, तो उसी को पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसको देखेंगे आज। देखिए, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसमें जो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसमें जो है हम देखते हैं कि इसका कहना है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, समझिए, कहने का अर्थ है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय के आधार पर बताया गया है कि किसी भी भाज्य संख्या, जैसे हम भाज्य संख्या का पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो भाज्य संख्या जो होता है उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों होता क्या है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, और जो लिखते हैं इसी लिखने की प्रक्रिया को एक थ्योरम बनाकर कहा गया, जिसका नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अर्थात किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में जो व्यक्त किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड उसका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय होने की प्रमाण देती है। तो देखिए, जैसे लेते हैं उदाहरण में देखेंगे कि हम अगर बात करें, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 24। तो ये जो 24 है ये एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या है। अब इस 24 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने का अर्थ है
कि 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू 3। ये जो 24 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, इस तरह से 24 को जो व्यक्त किया गया, तो यही प्रक्रिया यह क्या कहलाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के आधार पर 24 का ये अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात यानी कि हम 24 बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3। यानी आपको दोनों तरफ से याद रखना है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, या अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या 2, 3 या 4 कोई अभाज्य संख्या गुणा के रूप में यानी गुणनफल के रूप में लिखा गया हो, तो उस गुणनफल को ही कहा जाएगा कि यह एक भाज्य संख्या है। जैसे एक और उदाहरण लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको कहा जाए कि 2 इंटू 3 इंटू 5 ये क्या है, ये कौन सी संख्या को दिखाता है, तो ये जो हुआ हम देख रहे हैं कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उस संख्या को कहा जाता है भाज्य संख्या। यानी आपको दोनों तरफ से याद रखना है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी गई संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। ये दोनों चीज अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अब इसमें जो है ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है, तो इस पर आधारित क्वेश्चंस कुछ होंगे। जैसे अभी जो एक टॉपिक का हम नाम लिखे थे कि अंक गणित ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना, तो वही चीज है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड, दोनों समान चीज है। इसलिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय याद रखना है, और ये ज्यादा हार्ड तो टॉपिक है नहीं, ये सब जानते हैं। आपको जो है केवल किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर देना, बस ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का प्रमाण देता है। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, सी नंबर उदाहरण लेंगे 128। चलिए हाँ 128 ले लेते हैं। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए आता है ये 128 लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो कुल मिलाकर देखे हैं कि 128 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 पर पावर 7, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। या एक और उदाहरण ले लेंगे डी नंबर 250, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर पता चलेगा 250 का 2 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 1, 2, 3, 5 पर पावर 3, ये जो है उसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 250 का। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये टॉपिक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का जो है तरीका बतलाता है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं ये सब सारा चीज पहले से भी पढ़े हैं, बस खाली टॉपिक का नाम रख दिया गया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब इस प्रमेय के आधार पर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आपके बुक में होगा कि 24 का या 128 का या 250 का, इस सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिस तरह यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो है पहला टॉपिक था। अब हम दूसरा टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये सारा चीज आप लोग नोट भी कर लिया कीजिए कॉपी में, तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ध्यान से देखिए, अभी जो हम लोग टॉपिक लिखेंगे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर आधारित एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे, तो इसलिए इस पर फोकस करना है। एक टॉपिक लिया जाए,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें जो है सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो उसका जो है पता होना चाहिए परिभाषा, एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। तो इस दोनों का परिभाषा ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो एलसीएम एचसीएफ निकलेगा, जिस संख्या का कहेगा निकालने, उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का हम जो है यहाँ पर तरीका बता देते हैं, कैसे एलसीएम निकलेगा और कैसे एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पर हम एचसीएफ लिखेंगे। देखिए लिखेंगे दी गई प्रत्येक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उनके घातों के रूप में व्यक्त करने पर सभी गुणनखंडों, सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड वाले, उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घातांक वाले संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ होता है। ये जो लैंग्वेज लिखे हैं ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ है विशेष नहीं। इस लैंग्वेज से हम जब क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। केवल आपको ये लैंग्वेज याद करने के लिए लिखे हैं, इसको याद रखने के बाद आप दोबारा भूलेंगे नहीं, इसलिए ये लैंग्वेज आप याद कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कहता है दी गई प्रत्येक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उस अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में पहले लिख लेंगे, और घात में लिखने के बाद जो सारा संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या का जो गुणनखंड होता है, उस गुणनखंड में जो सब में कॉमन मिले गुणनखंड, उस सभी कॉमन गुणनखंड को का जो न्यूनतम घात वाला संख्या होगा उसी संख्या का गुणनफल हमारा एचसीएफ होता है। तो उदाहरण लेंगे तो सारा बात क्लियर। इसके बाद आता है एलसीएम। दोनों का डिफिनीशन पहले जान लेते हैं, परिभाषा, उसके बाद इसका जो है एक ही बार में एग्जाम्पल देख लेंगे। एलसीएम भी इसी तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें भी दी गई प्रत्येक संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में व्यक्त करने पर अधिकतम घातांक वाले सभी गुणनखंडों
सभी गुणनखंडों का गुणनफल एलसीएम होता है, एलसीएम कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है उसका न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम जो होता है इसमें जो है सभी गुणनखंडों के अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल होता है, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण लिया जाए। उदाहरण जो होगा, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि संख्याओं 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कर। देखिए 6 का, 72 का और 120 का, इन सभी का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर लीजिए। साइड में 6 का हो जाएगा आपका 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 लिखेंगे। 72 का हो जाएगा आपका 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 तिया 9, तो 72 का हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। इसी प्रकार 120 का हो जाएगा 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। तो सबसे पहले दिए गए सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये आप कॉपी में साइड में ही रखे रहेंगे करके, और हम इसको मिटा कर यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब हो जाता है तब हम बात करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे। दी गई संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसमें से जो कॉमन है, जो सब में मिले, उसका न्यूनतम घात वाला। तो देखिए कॉमन यहाँ पर 2 वाला सब में है, ये 2 कॉमन है सब में और 3 भी कॉमन है सब में। तो जो कॉमन मिला है उसका न्यूनतम घात वाला लीजिए। तो 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो न्यूनतम घात वाला 1 हो जाएगा, यानी 2 हो गए ये। उसके बाद इस तीनों में भी न्यूनतम घात, यहाँ भी 3 पर पावर 1, यहाँ भी 3 पर पावर 1, तो न्यूनतम घात 3 पर पावर 1 वाला हुआ, इसलिए 3। अब 5 तीनों में नहीं था कॉमन, इसलिए 5 नहीं होगा, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू हो गया 2 × 3 यानी 6। अब फिर देखिए एलसीएम। एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो कॉमन है, कॉमन वाले में अधिकतम घातांक वाला लेना है, और जो कॉमन नहीं है, सब में नहीं है लेकिन वो भी एक संख्या है, उसको भी लेना है और अधिकतम घातांक वाला ही लेना है। तो देखिए यहाँ सब में 2 था, तो 2 पर अधिकतम घातांक 2 पर पावर 3 वाला है, तो ये ले लेंगे। फिर इसमें भी 3 वाला में 3 पर पावर 2 है अधिकतम घातांक वाले संख्या, तो वो भी गुना करके ले लेना है। गुना 5 देखिए यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, तो अकेले है फिर भी ये अपने आप में अधिकतम घातांक वाला है, इसलिए 5 को भी लेना आवश्यक है। तो देखिए इस सब को गुना कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये 8 8 × 5 = 40, 40 गुना 9 कर लेंगे तो 360। तो इस प्रकार से दी गई जो भी संख्या होती है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उस संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें से जो कॉमन है, कॉमन वाले का न्यूनतम घातांक वाला का गुणनफल लिया तो एचसीएफ मिला,
और अधिकतम घातांक वाले का गुणनफल एलसीएम होता है। तो इसी प्रकार से आप जो है बुक में देखिए, बुक में जो दिया गया होगा क्वेश्चन उसको बनाने का कोशिश करेंगे। और हम जो है अब इसके साथ एक उदाहरण हो गया, इसके साथ अगला फिर जो है टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा तीसरा टॉपिक, दो संख्याओं तथा उनके एलसीएम एवं एचसीएफ में संबंध। देखिए, कहने का अर्थ है कि अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है तो उस दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ में और उन दोनों संख्या के साथ क्या संबंध होता है, यही है इस टॉपिक का अर्थ। तो जैसे देखिए लिखेंगे, यदि कोई दो संख्याएं ए तथा बी हो तो समझिएगा, अगर कोई दो संख्या ए तथा बी हो तो इसका अर्थ होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। कहने का अर्थ है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा उस दोनों संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दोनों संख्या ए और बी है तो ए और बी का गुणनफल एचसीएफ ऑफ ए बी और मल्टीप्लीकेशन एलसीएम ऑफ ए बी, ये फार्मूला बन जाता है। और इस सूत्र के आधार पर निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस फार्मूला को याद रखना। आप समझिए, कहने का अर्थ है कि एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो दोनों संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उस दोनों का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होता है। तो इस फार्मूला के आधार पर आप चार चीज निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में पहला संख्या दिया हुआ हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो तो उसका जो है दूसरा संख्या पूछ सकता है एग्जाम में। यानी या फिर अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पूछेगा, या फिर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछेगा। तो इस तरह से इससे हमको जो है प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अब एक जब एग्जाम्पल लेंगे इसका तो ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो एक उदाहरण लेकर इसको समझना होगा। जैसे देखिए, हम एक क्वेश्चन लेंगे, यदि संख्याएं 96 तथा 404 का एचसीएफ 4 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर दो संख्या है 96 और 404, इसका एचसीएफ 4 दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है समझिएगा, बहुत इजी है। इसमें से एक संख्या को ए मान लेंगे, ए का वैल्यू 96, और दूसरे संख्या को बी मान लेंगे, बी का वैल्यू 404, और इसी दोनों संख्या का देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी, या इसी को लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 96,404 बराबर कितना, तो 4। तो अब इस फार्मूला का उपयोग कीजिए। ये जो फार्मूला लिखे हैं हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस फार्मूला के आधार पर एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो गुना में है, इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे ना
एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू, देखिए ये दोनों का गुना यानी ए गुना बी अब बटे HCF ऑफ ए बी, HCF ऑफ ए बी। अब मान रखिए इस सभी का, इसमें देखिए ए और बी, ए का मान 96, बी का मान 404, अब बटे HCF दिया हुआ है 4, तो 4 से इसको जब काटेंगे तो देखिए कटने के बाद 4 से 10 बार में फिर एक बार 101 गुना 96 कर लेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 101 गुना 96, 606 909 6969 यानी कि 9696, ये आपका जो है एलसीएम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न क्या बनेगा, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, उस दोनों संख्या का HCF भी दिया रहेगा, उसमें एलसीएम पूछ सकता है, या फिर दो संख्या दिया रहेगा उसमें से एलसीएम दिया रहेगा उन दोनों का, HCF पूछेगा, या फिर दो संख्या में से एक संख्या दिया रहेगा और उन दोनों का एलसीएम और HCF दोनों दिया रहेगा तो दूसरा संख्या पूछेगा। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो इस चारों में से 3 चीज का वैल्यू दिया रहेगा और एक चीज का वैल्यू पूछेगा, तो इस पर निकालेंगे। तो इसके बाद अब जो है ये हमारा था इस अध्याय का लास्ट टॉपिक, यानी ये जो एक्सरसाइज है इसका लास्ट टॉपिक था। तो इस टॉपिक जो आज हम 3 टॉपिक पढ़े हैं, इस तीनों टॉपिक को ध्यानपूर्वक देख करके उस पर आधारित हम सबका एग्जाम्पल भी बताए हैं। तो उस एग्जाम्पल के आधार पर आप एक्सरसाइज बनाइए और इसमें रियल नंबर का जो अगला लेसन है, अगला एक्सरसाइज उसको बनाइए, उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके बाद हम जो है आपके बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एनसीईआरटी का 1.2 सॉल्यूशन पूरा हम बनाएंगे, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद जो है फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।